जब बात आती है मुस्लिम कंट्रीज की और पूरे मिडिल ईस्ट वेस्ट एशिया की, तो सबके साथ है। ये जो हमारे ट्रंप जी हैं या यूएसए है, ये सबके साथ है। जहां जहां इनके कंपनीज हैं, जैसे कि अरामको है, सऊदी अरेबिया में इनका राज है, और इतने सारे अमेरिकन्स रहते हैं, इतने अच्छे रिलेशंस है कतर के साथ, कितने अच्छे रिलेशंस है। लेकिन जहां बात आती है ईरान की, इनका मतलब हवा खराब हो जाती है। इतना ज्यादा इन लोगों के बीच में विवाद है। ये विवाद के बारे में लोग सुनते आ रहे हैं, बहुत कुछ सुनते आ रहे हैं, बहुत सारी कहानियां हैं। लेकिन आप इसको समझा सकते हैं कि ईरान ही एक ऐसा कंट्री क्यों है, एक या ऐसा मुस्लिम कंट्री क्यों है जिसके साथ इनकी बन नहीं पाई। यहां के तेल की फैक्ट्रीज में ये अपना दबाव, अपना वर्चस्व नहीं बना पाए। ओपेक भी बना, काफी कुछ हुआ, लेकिन अभी ईरान को लेकर के जो टक्कर है, या हम जो बातें करते हैं, या अमेरिकन से जो बातें होती है, उनको भी लगता है कि ईरान एक बहुत बड़ा हुआ है। तो ये पॉलिटिक्स है कि ये सच्चाई है? ये सच्चाई है। देखिए, पश्चिम एशिया में डोमिनेंस द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका को मजबूरन करना पड़ा, क्योंकि अमेरिका का यह आकलन था कि पश्चिम एशिया में रूस घुसता हुआ चला आ रहा है। तो एक होड़ चली पश्चिम एशिया में, जिसके तहत रूस ने इराक, लीबिया, मिस्र, सीरिया, इस तरह के देशों में अपना प्रभुत्व बढ़ा जी दिया। जी। और इसी होड़ में अमेरिका ने सऊदी, कतार, बहरीन, जॉर्डन, इन सब देशों में अपना वर्चस्व काबू कर लिया। कुछ ऐसे देश थे जो कि अमेरिका के काबू में नहीं आ रहे थे। अमेरिका ने येन केन प्रकरण या तो वहां सत्ता परिवर्तन करवा दिया, या अलग अलग तरीके से। जो जो देश अमेरिका के मित्र बन गए, वो मित्र क्यों बने? क्योंकि अमेरिका ने उनको एश्योरेंस दे दी। देखिए, इन सब देशों में द्वितीय युद्ध के बाद से ही कोई खास लोकतंत्र, प्रजातंत्र, गणतंत्र ऐसी कुछ था नहीं। सभी देश में कहीं कोई किंग है, कहीं कोई प्रिंस है, कहीं पे कोई शेख है, कहीं पे कोई अमीर है। जी कहने का मतलब है कि अपने पूर्वजों की विरासत पर चल रहे थे ये सारे देश। अमेरिका ने क्या किया? दौड़ के अमेरिका गया और कहा कि तुम अपने देश में किंग रहो, तुम अपने देश में प्रिंस रहो, प्रेसिडेंट रहो, प्राइम मिनिस्टर रहो। इनके प्रेसिडेंट भी नकली वाले होते हैं, सिलेक्शन तरीका बड़ा अजीब होता है। इनके प्राइम मिनिस्टर भी बड़े अजीब होते हैं। तुम अपने यहां शेख रहो, अमीर रहो। शर्त एक है कि तुम्हारे यहां कच्चा तेल अमेरिका निकालेगा, किसको बेचना है वो अमेरिका तय करेगा, और किस कीमत पर बेचना है वो अमेरिका तय करेगा। सारे देश मान गए जी। एक्सेप्ट जो देश रूस के खेमे में चले गए थे। इराक एक एग्जांपल है, सीरिया है। तो अमेरिका ने क्या किया कि इराक में, लीबिया में, सीरिया में एक खास तरीका अपनाया। हम जाते हैं, साम दाम दंड भेद, येन केन प्रकारेन, घटिया से घटिया तरीका। लास्ट सीरिया में देखा उन्होंने तो एक आतंकवादी अल शारा गोलानी की मदद ली, जिसको अमेरिका ने खुद आतंकवादी बोला था, $10 लाख का प्राइस दिया था। उसको अमेरिका ने एनकरेज करके, फैसिलिटेट करके बशर अल असद की सत्ता को उल्टा कर दिया। असद को छोड़ के रूस भागना पड़ा। ईरान की बात कर रहा हूं। 1979 तक ईरान और अमेरिका बड़े मित्र थे। शाह ऑफ ईरान जो थे वो अमेरिका के साथ थे, जेब में थे जी, या अमेरिका के गोद में बैठे हुए थे। शाह ऑफ ईरान, जैसे कि अब ये सब देश हैं, गल्फ के बाकी सारे देश। लेकिन 1979 में जब रिवोल्यूशनरी हुआ, तो शाह ऑफ ईरान को और उनके समर्थकों को ईरान छोड़ के भागना पड़ा, यूरोप ईरान छोड़ के भागना पड़ा। ईरान के जितने राजनीतिक, कूटनीतिज्ञ, सत्ताधारी दल के लोग थे, शाह के समर्थक, कैपिटलिस्ट, धनाढ्य, सब छोड़ के ईरान भागे अमेरिका। जी जी। अमेरिका को लगा कि ईरान, जिसके के पास दुनिया का तीसरा सबसे भंडार है कच्चे तेल का, वो हाथ से निकल गया। तो पहले दिन से अगर याद करें तो ईरान में जब रिवॉल्यूशन हुआ, उसके पहले से ही अमेरिका कोशिश करता रहा कि ईरान की रिवॉल्यूशन फेल हो जाए। इसमें मदद कौन कर रहा था? मैं 1979 के पहले की बात कर रहा हूं।
1977, 1978, 1979 में अमेरिका के इस कोशिश में कि शाह ईरान टिके रहें, रेवोल्यूशन फेल हो जाए, मदद कौन कर रहा था? इजराइल। इजराइल की आपने इजराइल का जिक्र किया देवनाथ सर, पूरी तरह एक एक अभी खबर आई है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, दर्शकों को भी बता देता हूँ कि इजराइल और सऊदी के अधिकारियों के बीच में इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि अमेरिका की ओर से तेहरान पर हमला किया जा सकता है, और इसको लेकर भी चर्चा हो रही है। हाँ, जो सबसे बड़ी चीज है कि उनको बेस नहीं मिल पा रहा था अटैक करने के लिए, जो खबर काफी चल रही थी, तो अब लगता है वो सॉल्व हो गया इनका मामला। बिल्कुल, और इस सवाल को लेकर चलेंगे तेजावत सर के पास। देवनाथ सर आपके पास भी आएंगे, और आप जो बता रहे थे बहुत ही दिलचस्प बात बता रहे थे कि कैसा ईरान का इतिहास रहा है, ईरान और अमेरिका के तनाव का कैसा इतिहास रहा है। तेजावत सर, जैसे कि भी देवनाथ सर बता रहे थे कि अमेरिका अगर हमला करेगा तो बहाना ढूंढेगा वो कि देखो ये लोग परमाणु हथियार के पीछे लगे हुए हैं और बहुत करीब पहुंच गए हैं बनाने की, अगर हमने अभी हमला नहीं किया तो देर हो जाएगी। यही बहाना हमेशा अमेरिका बनाता आया है। क्या इस बार भी वो ऐसा कुछ नहीं कह सकता है कि देखो इनको लगता है कि 1-2 महीने में बना ले जाएंगे ये, इससे पहले हमें हमला करना ही पड़ेगा, तो अपनी मजबूरी इस बार भी गिना सकते हैं वो? हाँ, ये बात तो सच है, पर वो क्या है कि एक दूसरा नॉर्थ कोरिया नहीं चाहते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारे ही अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को धता बता दें, क्योंकि अगर परमाणु बम का ही मामला है तो फिर पाकिस्तान भी है, फिर इजराइल भी है, तमाम देश हैं, पर उनको पता है कि वहां की जो सरकार लेकिन है। तेजावत सर, अगर ईरान के हाथ में परमाणु हथियार आ जाता है तो इजराइल के अस्तित्व पर तो खतरा आ जाएगा तुरंत ना, क्योंकि अगर ईरान के हाथ में आया तो मतलब उसके जो सहयोगी वो संगठन है जो और भी देशों में है, फिर चाहे वो हमास की मदद करता आया है हमेशा से, हिजबुल्लाह की मदद करता आया है, उनके हाथों तक भी वो चीजें पहुंच सकती हैं, ऐसा अमेरिका का डर है। नहीं, ये डर तो एकदम बिल्कुल ही कोई नाकाफी है। और मुझे लगता है कि जो आप कह रहे हैं कि अस्तित्व पे खतरा आ जाएगा इजराइल के, जब परमाणु शक्तियां दो आमने सामने होती है तो वो अस्तित्व की जगह सह-अस्तित्व से रहना सीख लेती है, जैसा कि अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में हुआ था, जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में है। सीमित लड़ाइयां होती है, इसलिए परमाणु बम होना हमेशा खतरे की निशानी नहीं होती है। परमाणु बम होने से क्या है कि आप एक दूसरे से डरने लग जाते हैं और एक दूसरे की इज्जत करना शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि पूरी ही दुनिया के पास परमाणु बम हो तो कोई किसी पे हमला ही नहीं करेगा। लेकिन तेजावत सर को यहाँ पे मैं फिर से पूछना चाहूंगा, पूरी दुनिया में परमाणु बम लेकिन फैला दो, तेजावत सर, आ जाएगी शांति। इस दुनिया में उस सोच वाले लोग भी मौजूद हैं जो आत्मघाती हमले के बारे में भी सोचते हैं कि मैं रहूं ना रहूं, मैं खुद को मार लूंगा लेकिन अपने साथ कई और लोगों को भी मार लूंगा। तो उस सोच का मुकाबला कैसे करेंगे अगर मान लो उस सोच वाले किसी इंसान के पास, किसी सरकार के प्रमुख के पास परमाणु हथियार आ जाए जो आत्मघाती सोच रखता हो कि मैं मरूंगा लेकिन साथ में इनको भी मारूंगा मैं, तो फिर तो अनर्थ हो जाएगा। नहीं वैभव साहब, इसी बात को हम बहुत ही मजेदार तरीके से आगे बढ़ाते हैं और हम सबको जोर से हंसना भी चाहिए इस बात पे। कारण ये है कि आतंकवादी जो हैं वो क्या हैं, कभी कभी क्या होता है कि जो आतंकवादी होते हैं वही जब सत्ता में आते हैं तो वही सत्तासीन हो जाते हैं। जी जी, हर जगह हुआ है। अफगानिस्तान का उदाहरण है, भारत उनसे संबंध बना रहा है ना। हमास कब से आतंकवादी होने लगे? भारत ने तो कभी नहीं माना, है ना। जो उसका एक्सटेंशन था वही तो है पीएलओ, जो यासर अराफात साहब थे वो भी आतंकवादी थे, पर किसी जमाने में वो भी आतंकवादी नहीं रहे। और क्या सत्ता में होने के कारण क्या आप आतंकवादी नहीं है? अगर आतंकवादी हैं तो सबसे खतरनाक आतंकवादी तो अमेरिका है, जिन्होंने पूरी ही दुनिया का शोषण कर रखा है, वहां के सारे संसाधनों का। यूरोप और अमेरिका ने मिलकर भारत की आजादी के बाद भी यहाँ पाकिस्तान और भारत के जो उच्च वर्गीय जो तबके थे उनके साथ साठ गांठ करके भारत को एक अंधी दौड़ में फंसाए रखा। क्या वो आतंकवादी नहीं है? तो ये परिभाषा तो बड़ी ही अजीब तरह की है कि अगर वो आतंकवादियों के हाथ में चले जाएंगे। रूस के पतन के समय भी यही कहा जाता था, रूस मतलब सोवियत संघ। सोवियत संघ के पतन के समय यह अंदेशा था कि कहीं वह जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनके हाथों में वह परमाणु ताकत न चली जाए, इसलिए रूस की जितनी भी परमाणु ताकत है उसको खत्म कर दिया जाए। यूक्रेन को यही तर्क देकर कि आपके पास परमाणु बम रहेगा तो ठीक नहीं होगा, हमारा जो अप्रसार संधि है उससे बुरा, और हम तो आपकी रक्षा करने के लिए है ही, आप तो वैसे भी हमारी तरह ही हैं, अब तो आप धीरे धीरे यूरोप का हिस्सा हो जाएंगे। तो वह किया।
तो ये बड़ी ही जो हम लेकिन जो लेकिन व्यवसाय कहते तेजावत हैं, सर, आपकी जी बात सुनने के बाद एक सवाल मेरा भी है। जैसे जो ईरान समर्थित संगठन है, जिनका इजराइल को लेकर हमेशा से ही मानना आ रहा है कि वो फिलिस्तीनियों की भूमि है और उनका ही वहां पर रहने का अधिकार है, इन लोगों को तो बाद मिलाकर बसाया गया अमेरिका और ब्रिटेन के द्वारा, उनका ऐसा कहना है। लेकिन अभी हम जिस दौर में जी रहे हैं, जिस दुनिया में जी रहे हैं, इजराइल एक ताकतवर मुल्क है, उसके पास आधुनिक हथियार हैं और टेक्नोलॉजी के मामले में यहूदी लोग किस तरह से आगे। लेकिन वैभव, तो मुझे लग रहा है आप उस चीज पे आ रहे हो, हमास, हुदीस और हिजबुल्लाह। हाँ, मेरा सवाल यही था उनको हमेशा से आप बोलते रहे हो टेररिस्ट, लेकिन वेस्ट एशिया में उनको टेररिस्ट बहुत कम लोग बोल रहे हैं। मैं इसमें जा ही नहीं रहा हूं। मेरा जो सवाल था तेजावत सर से, मेरा सवाल यह था कि हकीकत हमें भी पता है कि वहां से 60-70 लाख यहूदियों को आप हटा नहीं सकते हैं, वो हैं, वो रहेंगे भी। जैसे आपने सह अस्तित्व की बात की, तो दोनों पक्षों को स्वीकार करना पड़ेगा कि ये भी रहेंगे, ये भी रहेंगे। लेकिन इसमें संकट तब आता है जब एक पक्ष ये चाहता है कि नहीं, यहां पे हम ही रहेंगे, इनको जाना पड़ेगा। तो उस अगर विवाद खत्म करना है तो वहां तक तो हमें कभी ना कभी पहुंचना ही पड़ेगा कि एक दूसरे को स्वीकार कर लें। वैभव साहब, दो बातें हैं। जो आपने पहली बात कही वो एकदम बिल्कुल सच है कि वो लोग बाद में आए, वहां उन्होंने फिलिस्तीनियों को प्रतिस्थापित किया और उनकी जमीनों पे कब्जा किया। अगर यही इजराइल के लोग वहां जितने भी जो सेटलर्स हैं उनको, फिलिस्तीनियों को वहां से हटा हटा के उनके जमीनों पे कब्जा नहीं करते और उसकी जगह वो वहां उनके इकोनॉमी में एक मदद करते और जो फिलिस्तीन की जो समृद्धि है, खासकर फिलिस्तीनी मूल के जो लोग हैं, उनको वो समृद्ध बनाते, उनको भी टेक्नोलॉजिकली शिक्षा देते, तमाम चीजें करते, तो फिलिस्तीनियों को क्या दिक्कत हो सकती थी? दिक्कत तो तब होती है जब वो आके उनका शोषण करते हैं, उनको अपनी ही जमीन से बेदखल करते हैं। दिक्कत तो वहां हो रही है। नहीं तो भारत में तो सिंधी और पंजाबी आए ही है ना, और भी तमाम लोग आए जो यहाँ की इकोनॉमी में काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं। काफी हमारा तो उससे तो अच्छा है ना। तो दिक्कत तो तब होती है जब आप अपनी उन्हीं के घर से उनको निकाल के उन्हीं का शोषण करते हैं, उन्हीं के लिए समस्याएं खड़ी करते हैं। और अभी तो इतना भयानक जनसंहार है ना, 65-70 हजार लोगों को मारने का, मतलब जो हिटलर के बाद में मुझे लगता है कि ये बेंजामिन नेतन्याहू ने ही किया है। तो ये तमाम चीजें तो हम कैसे जस्टिफाई करेंगे? ये बात तो सच है कि वो बाद में आए थे। और दूसरी बात ये कि जी हाँ, प्लीज नगेन साहब कुछ नहीं सर, बोलिए। मैं बस वैभव को थोड़ा यही बताना चाह रहा था कि कैसे पैलेस्टाइन का एग्जिस्टेंस आपने खत्म कर दिया, केवल वेस्ट बैंक बच गया और एक गाजा बच गया और उसके बीच में पूरा इजराइल हो गया। मैं गया हूं और जब इजराइल आप जाते हो वैभव, और उसकी सड़कों से, गोलन हाइट्स में हम थे, गोलन हाइट्स से आप तेहरान की, आप जा रहे हो टेल अवीव, और रास्ते में आपको कुछ चंक से दिख रहे हैं और वो भी कंप्लीटली बॉर्डर्ड। आपको समझ में आ जाएगा कि ये भाई इजराइल का हिस्सा है और ये पैलेस्टाइन का हिस्सा है। और वो बाउंड्रीज जो उन्होंने जिस लेवल की बनाई है, उससे समझ में आता है कि उनको एक तरीके से उसी एरिया में रखा जाएगा और उससे आप बाहर निकलोगे वो आपके लिए बड़ा मुश्किल है। मतलब आपको वो एरियाज अलग से दिख रहे हैं कि केवल वो पॉपुलेशन है जहां गरीबी, जहां आपको बिल्डिंग्स देख के नजर आ रहा है कि अच्छा भाई ये तो इजराइल हो ही नहीं सकता। तो इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन है। अब जो भी इन्होंने डिसाइड किया, यूनाइटेड नेशंस ने जो भी डिसाइड किया और जो भी पॉलिटिक्स करके 45-48 में आपने बनाया, लेकिन उसके बाद जो हश्र इन्होंने किया है जॉर्डन का, बिल्कुल, और आए दिन खबरें आती हैं कितने सारे नवजात बच्चों का निधन हुआ और उनकी मौत हुई, और कैसे हालात है वहां के वो तो सबको पता है। राहत सामग्री ना जाए तो फिर भूखों बहुत सारे लोग मर रहे हैं, मर जाएं। आपने कब्जा करके उसको एकदम हॉस्टाइल एनवायरनमेंट बनाया है और अपने रहमो करम पर निर्भर बना दिया है कि अगर मुझे दया आएगी तो मैं इनको खाने के लिए दे दूंगा, नहीं तो ये फिर ऐसे मरते रहेंगे। देवनाथ सर के पास चलेंगे। देवनाथ सर, आप बता रहे थे इतिहास के पन्नों को आप पीछे मोड़ रहे थे, आप बता रहे थे कि क्या कुछ हुआ था अमेरिका और ईरान के बीच में। लेकिन वही सवाल जो हम तेजावत सर से पूछ रहे थे कि कभी ना कभी तो दोनों पक्षों के मानना पड़ेगा कि विवाद को खत्म करना चाहिए और शांति लानी चाहिए। तो विवाद कैसे खत्म हो सकता है अगर आपसे पूछा जाए? वैभव, विवाद इसी तरह से खत्म होगा अगर दोनों पक्ष हिस्टोरिकल एविडेंस पर यकीन करें।
क्या दो राष्ट्र का आज की सिद्धांत दोनों पक्ष मान लें तब ये विवाद खत्म हो सकता है? देखिए, जो इंटरनेशनल लीगल सिस्टम है वो बहुत क्लियर है कि आपको किसी चीज पर जो क्लेम ठोक रहे हैं, मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा जी, हूं, जी। उसको जस्टिफाई करना होता है। और जस्टिफाई करने के लिए हमेशा हिस्ट्री की तरफ देखना पड़ता है, इतिहास की तरफ देखना पड़ता है। अभी आप इजराइल में चले जाएं, अगर वहां 1 करोड़ ज्यूज हैं इजराइल में, और पता करें कि उनके नाना नानी दादा दादी कहां रहते थे, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। ज्यादातर ज्यूज, ये 1 करोड़ में से जो हैं, ज्यादातर बोला तो 70% ज्यूज, हर 4 में से 3 ज्यूज ऐसे हैं जिसके नाना नानी दादा दादी इजराइल में रहते नहीं थे। जी। जर्मनी में रहते थे, इंग्लैंड में रहते थे, कनाडा में रहते थे, जहां मर्जी रहते थे, लेकिन इजराइल में नहीं रहते थे। दूसरी बात, अगर हम आज मान ले कि 1 करोड़ फिलिस्तीन के लोग इजराइल में रहते हैं, वेस्ट बैंक, गजा, और इजराइल के अंदर भी करीबन 25 लाख जी। फिलिस्तीन रहते हैं जो कि इजरायली नागरिक हैं, तो अगर हम मान ले कि 1 करोड़ फिलिस्तीन के लोग इजराइल में रहते हैं, इनमें से कितने के नाना नानी दादा दादी वहां पर रहते थे इजराइल में? 100%। तो कोई लीगल बेस नहीं बनता है ज्यूज का इजराइल में रहने का। लेकिन देवनाथ सर, जहां अमेरिका शामिल हो जाता है वहां तो अंतरराष्ट्रीय कानून के मायने ही बदल जाते हैं, ये भी तो हमने देखा है। जी हाँ, देखिए, अमेरिका से भी पहले मैं इंग्लैंड की बात कर लूंगा। इंग्लैंड ने ज्यूज को एनकरेज किया। मैं 1860, 1870, 1890 की बात कर रहा हूं। उन्होंने ज्यूज को एनकरेज किया इजराइल में आने के लिए, क्योंकि थोड़ा उनको नरमी लगा कि हाँ यार, एक वादा भी तो किया था यहूदियों से। लेकिन सर सॉरी, आप उसको डिटेल में बताइएगा देवनाथ साहब, थोड़ा सा मैं भी बताऊं कि जब आपने डिसाइड किया कि हम इनको एक जगह देंगे, द प्रोमिस्ड लैंड वाली जो बात है सर, बिल्कुल। ये प्रोमिस्ड लैंड का जो मामला है, केवल 1-2 वर्ड, ये प्रोमिस्ड लैंड, ये पूरा विवाद इसके चक्कर में नहीं है। बसाया तो कहीं भी जा सकता था। जो देखिए, दुनिया में नियम कानून आइन है, इंटरनेशनल लॉ में प्रोमिस्ड लैंड नाम की कोई जगह ही नहीं है। इस तरह का कोई टेक्निकल शब्द कोई वकील, लेकिन उसकी वजह से ही जूस के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो प्रोमिस्ड लैंड। उन्हें जुदाइज्म और हर चीज में इसी का जिक्र करते रहते हैं, और वही रीजन था कि जब हिटलर ने इतने सारे जूस को मारा तो आपने वापस उनको वहां भेजा पैलेस्टाइन के पास, लेकिन वो जगह कहीं और भी दी जा सकती थी। देखिए, मैं बड़ा मोटा सा उदाहरण दूंगा। मेरे एंसेस्टर्स जो हैं म्यांमार से आए, रखाइन में। मेरे दादाजी के दादा रखाइन से आए। आजकल तो बड़ा अच्छा नाम दे दिया, सुंदर सा, रोहिंग्या जी। अब कल मैं मेरे कुनबे को जमा कर लूं और भारत सरकार कहे कि देवनाथ और देवनाथ के कुनबे के जो करीबन 15,000 भारत में है, इनका प्रोमिस्ड लैंड म्यांमार में रखाइन प्रांत में बनाएंगे। ऐसा ही अभी मैं बताता हूं, अरविंद सिंह तेजावत जी हैं, ये सिंह भी हैं, इनका डीएनए एनालिसिस करेंगे तो इनके 2000 साल पहले इनके पुरखे तो घोड़े में बैठ के दौड़ रहे थे कजाकिस्तान में। जी जी जी। आज उत्तर भारत में आप जाएंगे तो जिनको हम मार्शल रेसेस बोलते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप जानते हैं कौन से रीजन की मैं बात कर रहा हूं, दिल्ली से शुरू करके पेशावर तक, और इधर जम्मू